नमस्कार। आप बीकी प्राइम हिंदी देख रहे हैं और ये है आईपीओ अड्डा। और हमारे आज का जो कंपनी है फोकस पे वो है शाह पॉलीमर्स। उनका आईपीओ आ रहा है दिसंबर 30 को 61 to 65 रुपीज पर शेयर के प्राइस बैंड में। और वो लगभग 66 करोड़ रेज कर रहे हैं प्राइम फ्रेश इशू के थ्रू आईपीओ आईपीओ के तहत। और मेरे साथ आज हैं असद दाऊद, मैनेजिंग डायरेक्टर, और मुर्तजा अली मोती जो हैं सीईओ ऑफ द कंपनी। असद, अब पहले ये बताइए, जो आप 66 करोड़ रेज कर रहे हैं फ्रेश इशू के थ्रू, वो उसका उपयोग किस किस चीज के लिए कर रहे हैं? हम जो फंड्स रेज कर रहे हैं उसमें से 8 करोड़ रुपए हम लोग यूटिलाइज करेंगे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है एफआईबीसी की उसके लिए। लगभग 19.66 करोड़ यूज करेंगे जो हमारा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड बोरोइंग्स है उसको रिपे करने के लिए। और मेजोरिटी ऑफ जो बोरिंग्स है वो हमने यूज की है टू सेटअप आर हमारा जो नया प्लांट है एफआईबीसी का उसके लिए। और अराउंड 14.5 करोड़ रुपीज हम लोग यूज करेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए और बाकी यूज करेंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। आपने जो बोला कि आप रीपे करेंगे लोन। आपने जो नया फैक्ट्री आ रहा है उसमें 33 करोड़ लगभग की लागत से आ रहा है, और उसमें 15 करोड़ जो है प्रोमोटर्स ने लगाया है। तो ये जो आप लोन रीपे कर रहे हैं, वो 15 करोड़ प्रोमोटर्स का भी इसमें रीपे होगा? हाँ जी, इसमें 15 करोड़ प्रमोटर का भी रिपे होगा। और उसके बाद आपका डेट पोजीशन कैसा रहेगा बुक्स में? अभी अगर मैं 30 जून तक की बात करूं तो हमारा डेट था 33 करोड़ टोटल। उसमें से जो आईपीओ के प्रोसीड्स होंगे उसमें से हम लोग 19.66 करोड़ रुपीज रिपे कर लेंगे। तो लगभग हमारे जो बुक्स में लॉन्ग टर्म डेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 14 to 15 करोड़ रुपीज। ओके। मुर्तजा, ये बताइए कि बिजनेस जो है आपका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में है, बटा हुआ है। तो डोमेस्टिक मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं? क्योंकि आपका अभी मेरे ख्याल से 5 स्टेट्स में आपका ऑपरेशंस हैं। तो आगे आप इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, और जो नया फैसिलिटी आ रहा है उससे आपकी कैपेसिटी कितनी कितनी बड़ी हो जाएगी, और वो उस कैपेसिटी का आप कैसे यूज करोगे? सर, अभी हमारी सालाना कैपेसिटी है 4000 मेट्रिक टन और नई फैक्ट्री में हम 4000 वापस ऐड कर रहे हैं तो हमारी कैपेसिटी डबल हो जाएगी। आज की तारीख में हम डोमेस्टिक मार्केट में करीब 50 to 60% के आसपास करते हैं और एक्सपोर्ट में भी करते हैं। नई कैपेसिटी आने के बाद हमारा एक्सपोर्ट शेयर जो है वो सिग्निफिकेंट बढ़ जाएगा। उसका रीजन ये है कि एक्सपोर्ट में एफआईबीसी बैग की काफी मांग है। डोमेस्टिक में आज क्योंकि हिंदुस्तान में उतना ऑटोमाइजेशन नहीं है, आज भी लोग छोटे बैग्स कंपनियों में ईओटी ट्रेन्स कह सकते हैं, हाइड्रा कह सकते हैं, वो अभी भी लगा नहीं है जनरली प्रोसेसिंग यूनिट्स में। तो आज भी लोग छोटे बैग्स को प्रिफर करते हैं। इसीलिए हमारी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जहां हम छोटे बैग बनाते हैं वो डोमेस्टिक में ज्यादा चलते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट में वहां पर एफआईबीसी और बड़े बैग की काफी डिमांड है। तो जैसे हमारी नई कैपेसिटी आएगी वो ज्यादातर उसका जो पोर्शन है वो एक्सपोर्ट होगा या निर्यात होगा। उससे क्या होगा कि हमारा मिक्स जो है ओवर अ पीरियड एक्सपोर्ट का शेयर बढ़ता चला जाएगा। तो ये बताइए कि आपको डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा मार्जिन अच्छे मिलते हैं या एक्सपोर्ट से मिलते हैं? क्योंकि आपके मार्जिन जो है हमने देखा कि लगभग 8.7% था FY22 में, और वो गिरा है Q1 में 7.3% पे। तो वो गिरने का कारण क्या है, और एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ेंगे तो क्या मार्जिन इंक्रीज होगा आपका? सर, मार्जिन एक्सपोर्ट में डेफिनेटली बेटर है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक। और अभी लास्ट अगर फर्स्ट क्वार्टर की हम बात करी जाए तो क्योंकि प्राइस का फ्लक्चुएशन थोड़ा ज्यादा हुआ था उसकी वजह से हो सकता है प्राइसेस थोड़े इफेक्ट हुए हैं। बट जनरली मार्जिन अगर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का करा जाए तो एक्सपोर्ट का मार्जिन बेहतर है। असद, आप इस मार्जिन वॉलेटिलिटी को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस तो काफी वॉलेटाइल रहे हैं, और स्पेशली पॉलीमर प्राइसेस तो बहुत ही वॉलेटाइल रहे हैं। तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं? हम लोग जो जो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज या कम होती है उसको हम आगे कस्टमर को पास ऑन करते हैं। तो हमारी कंपनी में हम जनरली बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे वर्क नहीं करते। हमारा जो जनरली ऑर्डर बुक रहता है वो 2 से 3 महीने का रहता है। हम जो हमारे कस्टमर के साथ हमारा क्वांटिटी साल भर के लिए हम लोग फिक्स करते हैं, बट जो प्राइस रहता है वो रॉ मटेरियल की प्राइस पे वो डिपेंड करता है। अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ता है तो हम वो कॉस्ट आगे पास ऑन करते हैं, और अगर घटता है तो सिमिलरली वो हम लोग पास ऑन करते हैं।
आपके टॉप 10 कस्टमर्स जो हैं लगभग 62% कंट्रीब्यूट करते हैं रेवेन्यू के। अगर आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट आपके बढ़ेंगे आगे जाके, तो ये टॉप 10 कस्टमर्स का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा लगभग? सर अगर आप देखें हमारी बुक्स तो 2020 के कंपैरिजन में जब हमारा टॉप 10 कस्टमर का कंसंट्रेशन 78% था, वो अभी आके करीब 61% के आसपास आ गया है। और जैसे जैसे हमारे नए प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट पे ध्यान ज्यादा है, उसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन जो है वो डिस्पर्स होता चला जाएगा। और नए नए कस्टमर्स आएंगे, नया मार्केट आएगा, तो उसकी वजह से हम लिमिटेड कस्टमर पर ना डेवलप होके हमारा मार्केट रीच जो है उसको ब्रॉड कर देंगे। तो इस टॉप 10 में से एक्सपोर्ट कस्टमर्स भी हैं जो आज के वक्त जो आप कह रहे हैं 61% 62% जो है, और कितने एक्सपोर्ट कस्टमर्स हैं इस टॉप 10 में? इस टॉप 10 सर 5 हमारे एक्सपोर्ट कस्टमर है और 5 जो है वो हमारे डोमेस्टिक कस्टमर है। डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेंशन कैसे आप करेंगे, क्योंकि 5 स्टेट्स में आप हैं आज के डेट में, और आप कह रहे हैं कि एज ऑटोमेशन बढ़ेगा, बल्क कंटेनर्स और FIBC की डिमांड बढ़ेगी, तो हमने देखा है कि काफी कंपनीज अभी ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उस तरह से आपका स्ट्रैटेजी कैसे रहेगा कि आप इसको कैसे करेंगे? सर हमारा जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है हमारा R&D और प्लस हमारा कस्टमर रिलेशनशिप ओवर टाइम, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ, एग्जिस्टिंग के साथ एज वेल एज पोटेंशियल कस्टमर के साथ, जो हम डेवलप करते हैं नए नए प्रोडक्ट लाके। तो जैसे अभी हमारा मेन कंसंट्रेशन है वो राजस्थान में, बट हमारे जो एंड यूजर्स है, जो हमारे प्रोडक्ट के एंड यूजर है, वो खाली राजस्थान तक सीमित नहीं है। जो हम हमारे बैग सप्लाई करते हैं मिनरल प्रोसेसिंग यूनिट को, फर्टिलाइजर्स को, सीमेंट्स को, दूसरी सब कंपनीज को, उनमें पैकेजिंग होने के बाद मटेरियल जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र और इवन साउथ इंडिया तक जाता है, प्लस एक्सपोर्ट भी होता है। तो इसकी वजह से बुक्स में थ्योरेटिकली हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ फ्यू स्टेट्स पे है, बट लॉजिकली हम सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है, जो रीच है, वो आउट ऑफ राजस्थान और इवन ग्लोबल मार्केट में भी है। हमने देखा है कि काफी सारे प्रोडक्शन यूनिट्स और इंडस्ट्रीज जो हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इस बेल्ट में काफी हैं। वहाँ इसके वजह से काफी कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी आता है और मार्जिन प्रेशर भी आता है। आप उसको कैसे डील करते हैं? सर कंपटीशन तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसी वजह से हम हमारे स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं, और हम ये डेवलप कर सकते हैं हम कैसे क्या नया करें, प्लस है ना जो हम हमारी टीम को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। एज फार एज राजस्थान का पार्ट है, इस प्रोसेस में जिस इंडस्ट्री में हम हैं, यहाँ पर लेबर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप दूसरे स्टेट्स देखेंगे तो वहां पर कई लोग जो है वो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो अपना इंडिया है वहां के लेबर पे डिपेंडेंट है, बट हम राजस्थान में, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोकल लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत है, अनस्किल्ड स्किल्ड सभी तरह के, तो ये हमको एक एज देती है हमारे कंपटीशन के अगेंस्ट में, कि हम उनको ट्रेनिंग करके उनको यूटिलाइज कर सके, तो हमारा कैपेसिटी जो है कंपेरेटिवली या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो मच बेटर है एज कम्पेयर टू आवर कॉम्पिटिटर। एक और चीज था कि आपके जो प्रोमोटर ग्रुप हैं उनके भी कंपनीज हैं जो इसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो वो एक तरह से इसी मार्केट में, लोकल मार्केट में आपके साथ compete करते हैं। मेरे ख्याल से आपका नॉन कम्पीट भी हुआ है, तो आप ये मुझे बता पाएंगे कि नॉन कम्पीट किस तरह से है और कब तक के लिए है नॉन कम्पीट, और वो कौन से मार्केट में आपके साथ compete करते हैं? तो आप अगर देखेंगे कि साप पॉलीमर्स FIBC में है, और साप पॉलीमर्स की जो सब्सिडरी है फिपकॉर्प पॉलीवीव वो भी FIBC में है। बट जो वो डिफरेंस है वो ये है कि साप पॉलीमर्स हाई एंड FIBCs बनाने वाला है, जिसमें जो FIBCs यूज होते हैं फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री और हाई एंड एप्लीकेशंस के लिए, और फिपकॉर्प पॉलीवीव जो FIBCs बनाता है वो यूज होते हैं मोर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, जैसे कि है ना कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और मिनरल्स। तो एक्चुअली दोनों compete नहीं करते, एक्चुअली दोनों कोलैबोरेट करते हैं साथ में। ओके, और ये जो नॉन कम्पीट क्लॉज है वो किस तरह का है और कैसे है? इसमें ये है कि हम जनरली एक दूसरे के, जैसे जिन कस्टमर्स को अगर इंडस्ट्रियल बाइक्स की रिक्वायरमेंट है तो वो हम फिपकॉर्प से लेके और फिर एक्सपोर्ट करते हैं। जिन कस्टमर्स को फूड और फार्मा ग्रेड FIBCs की रिक्वायरमेंट है वो साप पॉलीमर्स फिपकॉर्प को देता है, और फिर अल्टीमेटली फिपकॉर्प एक्सपोर्ट करता है। अल्टीमेटली दोनों पार्ट ऑफ द सेम अम्ब्रेला है, तो एक्चुअली नॉन कम्पीट की जगह इट इज मोर अबाउट कोलैबोरेशन। ये बताइए कि
ये इंडस्ट्री में जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल काफ़ी वॉलेटाइल रहा है पिछले 1-1.5 साल में। पॉलीमर प्राइसेस भी बहुत वॉलेटाइल रही हैं। हमने देखा है कि कंपनी जो बनाती हैं वो उन्होंने कहा है कि उनके मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है आप पे आएगा, क्योंकि आपके मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे अगर उनके एक्सपैंड होते हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो आप उसको हेज कैसे करते हैं, और कोई तरीका है इसको हेज करने का, या आप पास ऑन करते हैं कस्टमर्स को फुल्ली उस पे, और अगर वो फुल पास ऑन करते हैं तो कब वो रिफ्लेक्ट होता है आपके P&L में? तो अगर मैं एक्सपोर्ट्स की स्पेसिफिकली बात करूं तो एक्सपोर्ट्स में एक्चुअली हमारे पास एक नेचुरल हेजिंग है, क्योंकि इंडिया में जो पॉलीमर है वो बनता है अल्टीमेटली ऑयल से, और क्योंकि इंडिया में ऑयल इंपोर्ट होता है तो ऑयल की प्राइस चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द डॉलर, और हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास एक नेचुरल हेजिंग है इन एक्सपोर्ट मार्केट। प्लस एक्सपोर्ट मार्केट में हमारे पास जो भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट्स है वो क्वांटिटी वाइज होते हैं, वो प्राइस में लॉन्ग टर्म नहीं होते। जो प्राइस होता है वो एवरी 2-3 मंथ्स चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन द पीओ। अब मैं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करूं तो जो हमारे बड़ी इंडस्ट्री जहाँ पे हम सप्लाई करते हैं सीमेंट और फर्टिलाइजर, उसमें भी ये सिमिलर ट्रेंड है कि जो कॉन्ट्रैक्ट या जो उनकी क्वांटिटीज होती है रिक्वायरमेंट वो हमको वो एडवांस में बताते हैं, पर जो प्राइस होती है वो जिस हिसाब से रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएट करती है, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए, उस हिसाब से हमारे जो एंड कस्टमर है वो उस हिसाब से हमारी जो प्रोडक्ट की प्राइस वो चेंज होती है। अच्छा, मुझे मेरा फाइनल क्वेश्चन आपसे, क्योंकि मैं आपका जो कैश फ्लोज है आज के डेट में नेगेटिव है, ऑपरेशनल कैश फ्लोज, तो आपको क्या लगता है कि कब तक वो पॉजिटिव हो पाएगा कैश फ्लोज ऑपरेशनली, कि सो दैट आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और फ्यूचर ग्रोथ को आप देख सके? और दूसरा, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज भी नेगेटिव रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि आप एक्सपैंड कर रहे हैं, तो आपका जो कैपेक्स जो है साइकिल वो कब खत्म होगा? तो हमारा जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो नेगेटिव है, उसके उसके पीछे खाली मेजरली 2 कारण है। एक तो हमारी जो इन्वेंट्री बढ़ी है वो, और दूसरे हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़े हैं वो। रिसीवेबल्स बढ़ने का कारण ये है कि अभी पिछले कुछ महीनों से हमने यूएस पे एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा दिया है काफी, और क्योंकि यहाँ से यूएस का ट्रांजिट टाइम बाय शिप ज्यादा है एज कम्पेयर टू द यूरोपियन कंट्रीज, तो उसकी वजह से हमारे रिसीवेबल के डेज बढ़ गए। प्लस इन्वेंट्री भी हमारी इसलिए बढ़ी है बिकॉज अगर आप देखेंगे तो हमारी कंपनी की ओवरऑल सेल्स पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट 50% बढ़ गई है, तो उसकी वजह से हमको हायर इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ रही है। जो आपने इन्वेंट्री के बारे में बात की थी, हाई इन्वेंट्री और हाई रिसीवेबल की, आपको क्या लगता है कि वो ईज आउट हो जाएगा आगे जाके? तो देखिए हमारा फोकस अभी यूएस मार्केट में काफी अग्रेसिवली हम सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मार्केट भी बहुत बड़ा है और वहाँ पे मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं। और जो हमारी इन्वेंट्री की बात है तो इन्वेंट्री हम लोग उस हिसाब से प्लान करते हैं जो डिपेंड करता है रॉ मटेरियल प्राइसेस पे। जब रॉ मटेरियल प्राइसेस नीचे होते हैं तो हम लोग थोड़ी हायर इन्वेंट्री कैरी करते हैं, ताकि जब रॉ मटेरियल प्राइस बढ़े तब हम उसका बेनिफिट ले सके। तो इन्वेंट्री काफी फ्लक्चुएट होती है। असद और मुर्तजा, धन्यवाद आज बीके प्राइम हिंदी में हिंदी से बात करने के लिए। आपका आईपीओ शार्प पॉलीमर्स दिसंबर 30 को खुल रहा है 61 to 65 रुपीज पर शेयर पे, और आईपीओ का साइज जो है 66.3 करोड़ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।